हेलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि भविष्य में होने वाली क्रिया के बारे में चर्चा होती है। या तो कर्ता उस क्रिया को करेगा या स्वयं क्रिया होगी, लेकिन क्रिया के अंत में गागेगी अवश्य लगा होगा। इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही होगी कि क्रिया के अंत में गागेगी आदि आएगा। क्रिया की इसके वाक्य की रचना सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था लगाती है। शैल का भी प्रयोग होता है, किंतु मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। फिर भी कुछ लोग परंपरागत तरीके से शैल का भी प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, किंतु प्रचलित तरीका अब मॉडर्न में नहीं रह गया है। इसलिए आप जब ट्रांसलेट करें तो शैल के प्रयोग के परेशानी में ना पड़ें। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया तो जाता है, किंतु न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शैल का प्रयोग दृढ़ इच्छा अथवा निश्चितता को प्रकट करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो यदि आई विल टीच कहता हूँ, इसका मतलब मैं निश्चित हूँ कि पढ़ाऊँगा। और अगर मैं कहता हूँ कि आई शैल टीच, इसका मतलब कि मैं अपने बात पर अडिग नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। तो जब भी मैं बोलूँगा या कोई व्यक्ति स्वयं बोलता है, तो क्यों ये दर्शाएगा कि वो अपनी बात पर अडिग नहीं है? वो तो निश्चित ही बोलेगा ना। इसलिए शैल का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। फिर भी हम अभी शैल का भी प्रयोग देखेंगे। फिलहाल सामान्यतया आप विल का प्रयोग करें और क्रिया की पहली अवस्था लगाएं। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं कल आऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। क्रिया जो करे वही सब्जेक्ट होता है। आऊँगा, आने का कार्य मैं करूँगा, आई करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिखा आई, और आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल का प्रयोग है। तो विल और शैल दो हमने बताया। अभी केवल आप विल का प्रयोग करना सभी कर्ता के साथ शुरू करें तो हो जाएगा आई विल। अब क्रिया है आना, कम, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी फ्यूचर में। तो COME कम हो गया, और इसके साथ बाकी के शब्द, ऑब्जेक्ट पहले होता है, बाकी कोई शब्द हैं तो और बाद में होते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने बताया है, किसे लगाकर जब पूछते हैं आप, या क्या लगाकर जब आप पूछते हैं क्रिया में, तो जो जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो मैं क्या पढ़ाऊँगा, जवाब मिला अंग्रेजी। पढ़ाऊँगा क्रिया के साथ क्या लगाया, क्या पढ़ाऊँगा, तो जवाब मिला अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट है। किसे पढ़ाऊँगा, किसे के जवाब में अगर कुछ है तो वो भी ऑब्जेक्ट है। इसका अलग से मैंने बताया था, फिर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अदर वर्ड एक शब्द है जो टाइमिंग को दिखाता है, जिसे लास्ट में लिखते हैं हम व्यवस्था के अनुसार कल। और फ्यूचर में हमेशा आने वाला कल होता है, अर्थात टुमारो होता है, यस्टरडे नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा यस्टरडे यूज होगा, पास्ट टेंस में जहाँ भी यूज होगा। फ्यूचर में टुमारो यूज होगा। तो आई विल कम टुमारो। इस तरह से
आपका वाक्य बन गया आई विल कम टुमारो। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपसे कल मिलूँगा। बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। सब्जेक्ट है मैं, आई विल, आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल आठ बंद करके लगा दे रहे हैं। आई विल और मिलना क्रिया है, मिलना के लिए मीट शब्द होता है। मॉडर्न में सी भी यूज किया जाता है खूब मिलने के लिए। आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूँगा, या मुझसे मिलिएगा। हाँ, तो सी मी, तो आई विल मीट, मीट माने मिलना, आप मीट भी लगा सकते हैं। आई विल मीट। अब मैंने बताया ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाक्य आपका मेन नियम तो इतना ही होता है। इसके बाद सभी टेंस में आगे के क्रम समान होते हैं, इसलिए उसको अलग से रखना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ही बना लीजिए जो सभी टेंस में काम आएगा। तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है, किससे मिलूंगा? आपसे, यू। और फिर वही कल शब्द आया। कल की अंग्रेजी यस्टरडे और टुमारो होती है, तो आप जानते हैं फ्यूचर में हमेशा टुमारो का यूज होगा। आप आगे टुमारो लिख देंगे, आपका सेंटेंस बन गया आई विल मीट यू टुमारो। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखा जाए, वह निश्चय ही कल यहाँ आएगा। बिल्कुल वैसे ही नियमानुसार आप बनाएंगे। ही सब्जेक्ट ही हो गया, वह आएगा, आने का कार्य कौन करेगा? वह, तो ही हो गया। और इसके बाद विल लगाना है हमको, विल लगा लिया। इसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, आना यहाँ भी है, आएगा, आऊँगा, कम, निश्चय ही। देखिए क्रिया के विशेषता को बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब के साथ ही लगेगा, तो सर्टेनली, सर्टेनली कम। आप क्रिया के एडवर्ब को उसके पहले ही लगाएं। CERTAINLY, सर्टेनली कम बन गया। ही विल सर्टेनली कम। अब समय भी है, आप जान रहे हैं, कल टुमारो, टुमारो आगे लगाएंगे। अगर कल ना होता तो आपका इतना ही वाक्य, वह निश्चय ही आएगा। ही विल सर्टेनली कम, यहाँ और कल अभी दो शब्द हैं, अगर ये भी हैं तो इनको आप लगाएंगे। हमने बताया कि टाइम को इंडिकेट करने वाला कल, आज, इसको आप लास्ट में रखने की आदत डालें। तो कम हियर, पहले यहाँ इस शब्द को लें, हियर, कम हियर टुमारो। इस तरह से ही विल सर्टेनली कम हियर टुमारो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके। जैसे वह निश्चय ही दौड़ जीतेगा, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, ही विल सर्टेनली विन। क्रिया बदल गई, जीतेगा, विन माने जीतना, तो विन द रेस, दौड़ जीतेगा। इसी प्रकार से और भी वाक्य हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लें। जैसे हम 10-15 पर पहुँचेंगे, तो वी विल रीच एट 10:15, हम 10-15 पर पहुँचेंगे। तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक होना, होना गेट माने होना होता है, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। यू विल गेट बेटर, यू विल, आप, और फिर विल लगाएगा आगे की, और फिर क्रिया गेट बेटर, ठीक हो जाओगे।
एक दो दिन में या बहुत जल्दी, वेरी सून, या इन ए कपल ऑफ डेज, इन ए कपल ऑफ डेज, एक दो दिन में, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से वह कल 2 साल का हो जाएगा या वह कल 10 साल का हो जाएगा, ऐसे भी बोलते हैं। ही विल बी, ही विल बी, होना, हो जाएगा, तो क्रिया यहाँ होना है, बी, हमने बताया था होना क्रिया बी होती है, तो ही विल बी। अब जितने साल का हो जाएगा उतना, बोले आप 10 टू जो भी है, तो 10 ईयर्स ओल्ड, कल, टुमारो, ही विल बी 10 ईयर्स ओल्ड टुमारो। तो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाना लगभग सीख गए होंगे। अभ्यास करने से ही अंग्रेजी अच्छी तरह आती है। यदि केवल आप सुनकर या देखकर या केवल लिखकर रख देंगे तो नहीं आएगा, आपको बराबर अभ्यास करना होगा। लिखते रहिए दोस्तों, निश्चय ही इंग्लिश हमारे हिंदी से ज़्यादा ही सरल लैंग्वेज है, बशर्ते आप थोड़ा प्रयास करें। आइए हम इसी के निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर थोड़ा ध्यान। अन्य टेंस की तरह इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा और वर्ब से पहले नॉट लगता है सभी टेंस में, तो वर्ब से पहले नॉट लगेगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट और फिर विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी में भी चेंज नहीं होनी है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इस तरह से आप एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो आई विल और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो बन गया। बाकी अदर वर्ड, टू स्कूल, टू कॉलेज, टुमारो, कल, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। इस तरह से इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जैसा कि सभी टेंस में होता है, सभी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव में होता है। क्वेश्चन वर्ड पहले होगा और उसके बाद सहायक क्रिया अर्थात विल या शैल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बताया गया है, एक कॉमन रूल सभी टेंस में लागू होगा कि यदि यस नो टाइप का क्वेश्चन है, अर्थात प्रश्न क्या से प्रारंभ है या लास्ट में क्या आया है, तो क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तब केवल इतने से यानी कि सहायक क्रिया से ही प्रारंभ होता है। ऐसे प्रश्नों के आंसर यस या नो में होते हैं। जैसे क्या आप विद्यालय जाएंगे, तो क्या से प्रारंभ है, इसका जवाब यस या नो होगा, तो इसमें क्या की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द। बाकी वाक्य के अंदर कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, तो उसकी अंग्रेजी प्रारंभ में ही लिखनी है आपको। ये सभी टेंस के कॉमन रूल हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही, क्या आप विद्यालय जाएंगे, तो क्या से प्रारंभ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड को छोड़ दिया हमने, और विल से प्रारंभ किया। तो आप पहले हिंदी वाक्य देख लें, क्या आप विद्यालय जाएंगे, तो अब विल लिख दिया हमने। क्योंकि वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो डब्ल्यू अब कैपिटल से रहेगा, प्रारंभ में है सब्जेक्ट यू, आप या तुम या तू, यू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएंगे, गो, जाने वाले स्थान से पहले हम टू का यूज करते हैं, टू वाराणसी, टू कॉलेज, टू स्कूल, टू कॉलेज,
ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी माने जाएंगे जब आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप इंट्रोगेशन मार्क जरूर आगे लगाएं। रूल में भी ध्यान रखें, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगता है। इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल यू गो टू कॉलेज। अब अगर पूछते हैं इस तरह से प्रश्न कि कल आप कहाँ जाएंगे, तो कल आप कहाँ जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमने देखा वाक्य के अंदर है, ये यस नो टाइप नहीं है, इसमें हमको जवाब बनता है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे कहाँ, वेयर, फिर विल का प्रयोग करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और क्या शब्द बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कल लास्ट में रखेंगे टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो, कल आप कहाँ जाएंगे। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम कुछ विशिष्ट जानकारी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में देना चाहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य होते हैं गागे गी लगा होता है, ये तो आपने देखा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोला गया वाक्य केवल भविष्य में होने वाली क्रिया की ओर ही इशारा नहीं करता है, बल्कि और भी चीज़ें बताता है, जैसे संभावना। फ्यूचर इंडेफिनिट का काफ़ी उपयोग संभावना व्यक्त करने में किया जाता है। जैसे कहते हैं वह अभी घर पर होगा, वह अभी घर पर होगा, हम उम्मीद जता रहे हैं, तो हो जाएगी ही विल बी एट होम नाउ, अभी ही विल बी एट होम नाउ। इसी प्रकार से इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी, या इस साल की गर्मी बहुत गर्म होगी, ऐसे बोलते हैं तो आप कहेंगे दिस समर विल बी वेरी हॉट, दिस विंटर विल बी वेरी कोल्ड। इस साल जाड़ा बहुत ठंडा होगा, जाड़े में बहुत ठंड पड़ेगी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, आम इस साल सस्ते होंगे, तो आप कहेंगे मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर। इस प्रकार से हम संभावना व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट टेंस में किसी की जो आदत होती है उसको भी व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे किसी की आदत है कि अपने पिताजी की बात को नहीं सुनता, या किसी की आदत है कि वह अपने केवल गुरुजी की ही बात को सुनता है और किसी की बात नहीं मानता। तो इस तरह से हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे वह सिर्फ अपने गुरुजी की सुनेगा, सुनेगा मतलब मानेगा। तो अंग्रेजी में कहेंगे ही विल ओनली लिसन टू हिज टीचर, वह केवल अपनी माँ की सुनेगा। ही विल ओनली लिसन टू हिज मदर। इस तरह से किसी की आदत हम बता रहे हैं। इसी तरह से वह मेरी बात का कभी जवाब नहीं देगा, अर्थात उसकी आदत बता रही को मेरी बात का जवाब नहीं देता है, तो हम कहेंगे वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, तो कहते हैं ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन, ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन। इसी तरह से कोई और संभावना हम व्यक्त करते हैं, या कोई आदत सूचक वाक्य, जैसे कहते हैं दुर्घटनाएं तो होंगी ही, तो कैसे बोलेंगे एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन। अधिकतर साबुन समुद्र के पानी में झाग नहीं देते, तो आप कैसे कहेंगे मोस्ट सोप्स वुड नॉट लेदर इन सी वाटर।
तो इस प्रकार से ये तो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हुए। अब आइए थोड़ा चलते चलते शैल के बारे में बात करने। आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश में पुरानी परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करना चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो दृढ़ता प्रकट होती है, निश्चितता प्रकट होती है। तो आपकी इच्छा है, आप क्या है तो इनका प्रयोग करें, तब आपके वाक्य में निश्चितता नहीं रहेगी, दृढ़ता नहीं रहेगी। अर्थात आप सत्य कह रहे हैं, दृढ़ निश्चित से कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, कुछ गारंटी नहीं है। मैं कॉलेज जाऊंगा, मेरी बात में दम नहीं है, आई शैल गो टू कॉलेज। लेकिन अगर मैंने कहा आई विल गो टू कॉलेज, मैं जरूर जाऊंगा, यहाँ जरूर शब्द बोल तो नहीं रहे, लेकिन हमारी बात से स्पष्ट हो रहा है विल लगाने से कि हम जो कह रहे हैं उसको करेंगे। तो इस तरह से शैल का प्रयोग नहीं होता है, प्रायः परंपरा में समाप्त हो गया है। लेकिन ये केवल हम सामान्य बात कर रहे हैं, बाकी जगह शैल का खूब प्रयोग होता है और बहुत जरूरी भी है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत ठंड है तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? अब यहाँ बात ये होती है, हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड। तो अब आगे क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? तो यहाँ आपको शैल लगाना है। यह एक व्यवहारिक इंग्लिश है, शैल आई शट द विंडो। इस तरह से आप प्रयोग करें, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? क्या हम आज बाहर खाना खाएं? शैल वी ईट आउट टुडे? शैल वी ईट आउट टुडे? इसी तरह से हम अब क्या करें? व्हाट शैल वी डू नाउ? हम अब क्या करें? व्हाट शैल वी डू नाउ? इस तरह से शैल के प्रयोग हैं। मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? सवाल कर रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा कहीं, लेकिन आप इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, शैल आई ड्रॉप यू? शैल आई ड्रॉप माने छोड़ देना, शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन? इस प्रकार यह कलम मैं कहाँ रखूं? यहाँ क्वेश्चन है, देखें गागे की नहीं है। यह कलम मैं कहाँ रखूं? वेयर शैल आई पुट दिस पेन? वेयर शैल आई पुट दिस पेन? इस तरह से आप आदत जानें तो शैल के प्रयोग काफ़ी हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए, परमिशन लेने के लिए शैल के प्रयोग किए जाते हैं, या फिर कोई कार्य होगा ही, दृढ़ निश्चितता, जैसे तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, यू शैल गेट योर राइट। अर्थात आई और वी के अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ कहा जाता है शैल का प्रयोग न करें। तो बाकी सब्जेक्ट के साथ यदि शैल का प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में दृढ़ता प्रकट होती है। जैसे विल का प्रयोग आई वी के साथ करने पर दृढ़ता प्रकट होती है, वैसे ही शैल का प्रयोग बाकी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, यू या राम, हरीश, सीता के साथ जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं जहाँ की शैल नहीं लगा रहे थे तो दृढ़ता आती है। यू शैल गेट योर राइट, यू शैल गेट योर राइट, यू के साथ शैल लगा, यानी आपको आपका हक मिलेगा ही। तो इस तरह से दृढ़ता प्रकट करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब उम्मीद है इस प्रकार से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ समझ में आया होगा। और इसके साथ ही